हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक बहुत ही हॉरिफिक केस है। एक ऐसा केस है जिस तरह का केस आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं हम अपना आज का केस। ये घटना है 20 ऑफ अगस्त 2010 की, जबकि रात के करीब 8:30 बजे एक 76 ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था जांग, वो ताइवान की न्यू टाइपे सिटी की सड़कों पर चलता हुआ अपनी बेटी के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। वो निकला था अपनी इवनिंग वॉक के लिए और फिलहाल उसको अपनी बेटी के अपार्टमेंट की तरफ लौटना था, क्योंकि फिलहाल वो वहीं रह रहा था। अब जो जांग था वो अपने अपार्टमेंट के एकदम पास पहुंच गया था, एक तरह से उसकी बिल्डिंग के सामने पहुंच गया था। तभी अचानक से ही उसने नोटिस किया कि जो स्ट्रीट लैंप अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा पोस्टर अटैच्ड है, यानी कि चिपका हुआ है। ये पोस्टर पहले जांग ने नहीं देखा था, यानी कि अभी हाल ही में कोई इसको चिपका कर गया था। तो अब उस पोस्टर को ध्यान से देखने के लिए वो पोस्टर के नजदीक जाता है। वो देखता है कि इस पोस्टर में एक मिडिल एज्ड महिला की फोटो छपी हुई है, जिसका नाम था चन यानचुई। अब ये जो चन नाम की महिला थी, ये उसी सेम बिल्डिंग में रहा करती थी जहां पर उसकी बेटी का फ्लैट था। अब ये जो चन नाम की महिला थी, वो डिमेंशिया की पेशेंट थी, यानी कि उसको भूलने की बीमारी थी। चन उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के 5th फ्लोर में रह रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक मेमोरी केयर फैसिलिटी थी, यानी कि यहाँ पर चन का कोई अपार्टमेंट नहीं था, बल्कि यहाँ पर वो अपना इलाज कराने के लिए आई थी। और इस मेमोरी केयर फैसिलिटी में रहकर वो आराम से अपना इलाज भी करा रही थी और काफी हद तक ठीक भी हो रही थी। करीब एक हफ्ते पहले, यानी कि 5-6 दिन पहले, वो भी एक इवनिंग वॉक के लिए निकली थी। और जैसा कि उसके पोस्टर में लिखा हुआ था, जो बाहर चिपका था, उसमें यही लिखा था कि वो इवनिंग वॉक के लिए तो निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं थी। अब लगातार पुलिस वाले उसकी तलाश कर रहे थे। उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, सब लोग मिलकर उसको ढूंढ रहे थे। जगह जगह उसके मिसिंग पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, लेकिन किसी को भी अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिली थी और हर कोई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान था। अब ये जो जंग नाम का व्यक्ति था, वो कभी भी उस महिला से नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसको बुरा लगता है इस पोस्टर को देखकर। किसी को भी बुरा लगता है इस तरह के पोस्टर देखकर। तो जांग को भी बहुत अजीब लगता है इस पोस्टर को देखकर, और उसको सॉरी फील होता है इस महिला के लिए। वो ध्यान से इस पोस्टर को देखता रहता है। एक तरह से वो इसके चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि बाई चांस अगर ये महिला उसे कहीं दिखेगी तो उसको पहचान लेगा और अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा था कि वो डिमेंशिया की पेशेंट है, तो हो सकता है कि वो अपना घर का एड्रेस भूल गई हो, यानी कि वो जिस फैसिलिटी में रह रही है वहां का एड्रेस भूल गई हो, कहीं भटक गई हो। तो उसको ये होप थी, यानी कि जांग को, कि हो सकता है ये महिला मुझे कहीं दिख जाए, इसीलिए वो उसको ध्यान से देखे जा रहा था। और उसके बाद थोड़ी देर तक स्टेयर करने के बाद और सॉरी फील करते हुए अब जांग अंदर की तरफ बढ़ता है, यानी कि अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। अब फिलहाल उसे अपनी बेटी के अपार्टमेंट में जाना था। फिलहाल वो अपार्टमेंट के एलिवेटर के पास जाता है, उसके अंदर एंटर करता है और उसके बाद उस लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। वो उस एलिवेटर में अकेला था, यानी कि और कोई व्यक्ति उसमें मौजूद नहीं था। अब जांग की जो बेटी थी, उसका अपार्टमेंट था 7th फ्लोर पर। लेकिन तभी उसने थोड़ी देर में नोटिस किया कि उसने तो गलती से 6th फ्लोर का बटन दबा दिया था। तो ये एक बिल्कुल ही इनोसेंट सी मिस्टेक है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ हो जाता है कि वो गलत फ्लोर का बटन प्रेस कर देते हैं। तो अब वो कुछ कर नहीं सकता था। अब उसको वेट करना था कि 6 पर भी लिफ्ट रुकेगी। उसने अब 7th फ्लोर का बटन भी प्रेस कर दिया था और वेट कर रहा था। तभी अचानक ही वो ये देखता है कि वो लोग 6th फ्लोर के नजदीक पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे एलिवेटर कार स्लो होने लगी थी। वो सोचता है कि ओ चलो खैर कोई बात नहीं, अब ये लिफ्ट एक बार रुकेगी, दरवाजा खुलेगा, फिर दरवाजा बंद होगा और फिर 7th फ्लोर आएगा। थोड़ा इरिटेटिंग था, लेकिन कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। अब एलिवेटर कार 6th फ्लोर पर आकर रुक जाती है। दरवाजा एक बार खुलता है, क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि एलिवेटर का डोर खुलेगा, फिर बंद होगा और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट फ्लोर पे जाएगा, जो भी अगला बटन या जो भी अगला फ्लोर प्रेस किया हुआ होगा। तो फिलहाल अब धीरे धीरे एलिवेटर का दरवाजा खुलने लगता है। जांग वेट कर रहा था इस मैकेनिज्म के पूरे होने के लिए, कि ठीक है दरवाजा खुलेगा, बंद होगा और फिर मैं अपने फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे फ्लोर 6 पर ओपन होते हैं और जैसे ही जांग बाहर देखता है, उसको विश्वास ही नहीं होता कि वो क्या देख रहा है। और वो बुरी तरीके से चीखने लगता है। जिस समय सब कुछ हो रहा था, यानी कि उस समय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात के 8:30 बजे थे करीब, जांग की डॉटर उस समय अपने ऑफिस में थी और अपना काम निपटा रही थी। मतलब एक तरह से फिनिश अप कर रही थी, उसके बाद उसको निकलना था। तभी अचानक से उसको एक फोन कॉल आती है
और जब वो देखती है अपने फोन की तरफ तो पाती है कि ये कॉल उसके डैड कर रहे थे। उसके डैड उसको काम के समय पर बहुत ही रेयरली कॉल करते थे जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो उसकी बेटी के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी था और सरप्राइजिंग भी था, और तुरंत ही उसने कॉल पिक कर ली। जैसे ही उसने अपने डैड का फोन उठाया, उसको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, और इसके अलावा उसके डैड जो कुछ भी बोल रहे थे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके डैड बार बार बोले जा रहे थे, आई एम ट्रैप्ड, यानी कि मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ, मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ, ये सारी चीजें वो लगातार बोलते जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। अब इधर जो जांग की डॉटर थी वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घबराने लगी थी, क्योंकि उसने कभी भी अपने डैड को इस तरह से बिहेव करते देखा ही नहीं था। कभी इस तरह की आवाजें उसने अपने डैड के मुंह से सुनी ही नहीं थी। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन उसके बाद उसने अपने डैड से कहा कि ओके ओके, मैं बिल्डिंग की अथॉरिटीज को फोन कर रही हूँ, आपको तुरंत ही हेल्प मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप पूरी तरह से ठीक हैं और ठीक रहेंगे। लेकिन लगातार इसके डैड चिल्लाए जा रहे थे, रैम्बल करते जा रहे थे और पूरी तरह से इनकोहेरेंट थे, यानी कि बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इवेंचुअली अब जांग की डॉटर ने अपने डैड से कहा कि ठीक है, अब मैं फोन काट रही हूँ, आप वहां पर रुके रहिए, हिम्मत बनाए रखिए और मैं हेल्प पाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद उसने तुरंत ही फोन काटा। इमीडिएटली उसने अपार्टमेंट बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया और साथ ही इमरजेंसी सर्विसेज को भी फोन किया। उनको सारी स्थिति समझाई, उनको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक एलिवेटर कार में मेरे पिता फंस गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है, उनकी हालत खराब है, उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 76 ईयर्स। तो आप प्लीज जाकर उनकी हेल्प कीजिए। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज को भी उसने बता दिया था, वो लोग भी वहां पर पहुंच ही जाएंगे उसे लगा। फिर जांग की डॉटर ने भी अपना सारा सामान समेटा, वो भी भागते हुए ऑफिस से बाहर निकली, अपनी गाड़ी में बैठी और तुरंत अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। उसको अपने डैड को देखना था कि वो कैसे हैं, क्योंकि उसको अपने अपार्टमेंट तक जाने में 40 मिनट्स का समय लगता था, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंची, उसको पूरा यही एक्सपेक्टेशन था कि उसके डैड बाहर आ गए होंगे, पूरी तरह से ठीक होंगे, क्योंकि एलिवेटर में फंसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां भी एलिवेटर्स लगी हैं तो आप सभी को एक्सपीरियंस होगा कभी ना कभी एलिवेटर में फंसने का। तो उसे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, बहुत ही अपसेटिंग बात है, उसके पिता अपसेट भी होंगे, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाती है, वो पाती है कि उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी में बहुत ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, और उसके डैड, जो भी वहां पर भीड़ थी पुलिस ऑफिसर्स की, नॉर्मल लोगों की, उसमें उसके डैड कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। अब वो इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछती अपने पिता के बारे में, तभी उसने नोटिस किया कि इनमें से एक ऑफिसर बहुत ज्यादा बिजी था फोन पर, और उसकी बातें क्योंकि जांग की डॉटर के कानों में भी पड़ी, तो ये क्लियर था कि वो पुलिस ऑफिसर जांग से ही बात कर रहा है, यानी कि उसके पिता से ही बात कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और अभी भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर था वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था उनको काम डाउन करने की। वो लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर क्या चल रहा है। इधर जो जांग की डॉटर थी वो तुरंत पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि मैं इस व्यक्ति की बेटी हूँ, उस व्यक्ति की जो कि एलिवेटर में फंस गया है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आखिर चल क्या रहा है। उसने ये भी कहा उनसे कि मैं तो ये मान रही थी कि आपने अभी तक उनको एलिवेटर से बाहर निकाल लिया होगा, लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है। अब पुलिस ऑफिसर जांग की बेटी को एक तरफ लेकर गया और उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा। उसने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारे डैड अभी भी एलिवेटर में फंसे हुए हैं, हम उनको बाहर फिलहाल नहीं निकाल पाए हैं, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये एक बहुत ही अजीबो गरीब सिचुएशन है, और अगर उनको इस सिचुएशन से निकलना है तो केवल वो ही अपने आप की मदद कर सकते हैं, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते फिलहाल। उनको एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज करनी है। हम में से कोई भी, यहाँ तक कि बिल्डिंग का स्टाफ भी, उनके लिए वो काम नहीं कर सकता, वो काम उनको खुद करना होगा, और तभी वो उस एलिवेटर से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक काम उन्हें करना है उसको करने से वो मना कर रहे हैं, यानी कि रिफ्यूज कर रहे हैं। और शायद वो बहुत ज्यादा पैनिक्ड है इसलिए वो मना कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए हम उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। तो अब जांग की डॉटर ने इस ऑफिसर से पूछा कि आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिक चीज करनी है मेरे पिता को, और वो क्या करने से मना कर रहे हैं, ऐसा क्या है। अब इस पॉइंट पर आते आते वो जो ऑफिसर था उसने अपने आप को कंपोज कर लिया था, और उसने अब धीरे धीरे
जांग की बेटी को सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया और उसने बताया कि आखिर उस एलिवेटर के अंदर चल क्या रहा है। और जैसे ही जांग की डॉटर ने सुना, वो पूरी तरह से हॉरिफाइड रह गई और तुरंत ही समझ गई कि उसके पिता इतने अपसेट क्यों हैं और वो जो काम करने के लिए कहा जा रहा है उसको करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। लेकिन उसे भी पता था कि उसके पिता को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। तो अब इसने डिसाइड किया कि मैं खुद अपने पिता को कन्विंस करूंगी। इसने ऑफिसर से कहा कि ठीक है, आप मुझे फोन दीजिए, मेरे पिता मेरी बात सुनेंगे, मैं उनको काम डाउन करने की कोशिश करती हूँ। उसे पता था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब वो ऑफिसर का फोन अपने हाथ में लेती है और अपने डैड से बात करना शुरू करती है। वो अपने पिता से कहती है कि आपको मेरी खातिर इस काम को करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। वो कहती है कि आप हिम्मत जुटाइए और बस किसी तरीके से इस काम को कीजिए और वहां से बाहर निकलिए। अब 1-2 मिनट तक वो अपने पिता को लगातार समझाती है। फाइनली उसके पिता इस काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं किसी तरीके से। और फिर इसके कुछ सेकंड्स के बाद अब एलिवेटर की जो चाइम की आवाज होती है, या हम कह सकते हैं कि डिंग की जो आवाज आती है, वो आती है, यानी कि एलिवेटर इस फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। एलिवेटर का डोर खुलता है और जांग लड़खड़ाता हुआ एलिवेटर से बाहर आता है। वो बहुत ही हॉरिबल दिख रहा था। उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक था। सारे ऑफिसर्स उसी तरफ दौड़ते हैं। ये जांग को बाईपास करते हैं, यानी कि उसके किनारे से निकलकर सीधे एलिवेटर की तरफ भागते हैं। एलिवेटर के अंदर जाते हैं कुछ ऑफिसर्स और इमीडिएटली एलिवेटर के अंदर जो चीज मौजूद थी उसको कवर कर लेते हैं, एक तरह से सराउंड कर लेते हैं। असल में हुआ यह था कि वो जो मिसिंग महिला थी, जिसका पोस्टर बाहर लगा हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, जिसका नाम था चन, वो महिला करीब 5-6 दिन पहले इस बिल्डिंग से बाहर गई थी इवनिंग वॉक के लिए, और उसके बाद वो लौटकर अपार्टमेंट बिल्डिंग में वापस नहीं आई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। सब लोगों को यही लग रहा था कि क्योंकि वो एक डिमेंशिया पेशेंट थी तो वो अपना रास्ता भूल गई थी और कहीं भटक गई थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कहीं भी भटकी नहीं थी, उसको कोई भी मेमोरी इश्यूज नहीं हुए थे उस दिन। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि वो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर लौटकर आई थी, भले ही वो उस मेमोरी फैसिलिटी तक नहीं पहुंची थी। असल में जब वो एलिवेटर के अंदर एंटर हुई तो वो भी अकेली ही थी उस दिन उस एलिवेटर के अंदर। तो उसने भी वही सेम मिस्टेक की जो कि जांग ने की थी। उसको 5th फ्लोर पर जाना था, लेकिन उसने गलती से 6th फ्लोर का बटन दबा दिया था। अब 6th फ्लोर पर जाकर जब एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं तो वो तुरंत ही बाहर आ जाती है एलिवेटर कार से। लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ आ गई है। शायद उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसने 6th फ्लोर का बटन दबा दिया था, 5th का नहीं दबाया था, इसीलिए वो बाहर आ गई, नहीं तो वो बाहर नहीं आती। अब वो कंफ्यूज हुई जो बाहर आकर, उसका भी उसके डिमेंशिया से कोई लेना देना नहीं था। कोई भी अगर उस समय 6th फ्लोर पर बाहर आता या किसी भी समय 6th फ्लोर पर बाहर आता तो वो भी इसी तरीके से कंफ्यूज होने वाला था। स्पेशली वो व्यक्ति जो कि इस बिल्डिंग में नहीं रहता हो या जिसको इस बिल्डिंग के बारे में ना पता हो। अब मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग का जो 6th फ्लोर था वो असल में एक प्राइवेट रेजिडेंस था, यानी कि किसी का पूरा फ्लोर ही खरीदा हुआ था और उसको अपने घर में तब्दील किया हुआ था। जो फैमिली इस फ्लोर पर रहती थी वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि बार बार लोग 6th फ्लोर पर उतर जाते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं। तो इसी कारण से उन्होंने एलिवेटर डोर के ठीक बाहर एक मेटल का गेट लगा दिया था, जैसा कि हमारे घर के दरवाजे पर होता है कि एक गेट होता है, उस पर लोग नॉक करते हैं तब दरवाजा ये लोग खोलते हैं। तो इस तरह का एक मेटल गेट लगा दिया गया था एलिवेटर डोर के बाहर। तो अगर आपके पास इस दरवाजे की चाबी है या इस फैमिली को पता है कि आप आने वाले हैं तो वो लोग दरवाजा खोलेंगे, और हो सकता है कि गेट पर घंटी वगैरह भी लगी हो जिसको बजाकर, यानी कॉल बेल को बजाकर अंदर जा सकते थे। लेकिन अगर किसी को पता ना हो कि यहाँ पर इस तरह का कोई गेट लगा है तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूज हो जाएगा। और एलिवेटर से सीधे वो दरवाजा बाहर नहीं था, एलिवेटर और उस दरवाजे के बीच में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था जिसमें कोई व्यक्ति उतरता था उस घर के अंदर जाने के लिए। अगर उस फैमिली का भी कोई मेंबर आता है तो वो उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ही तो उस ताले को खोलेगा, उस मेटल के डोर को, तब वो अंदर जाएगा। तो एक स्पेस चाहिए था उस दरवाजे को खोलने के लिए, तो वो स्पेस बना हुआ था एक प्लेटफॉर्म के रूप में। तो उस दिन चन उस प्लेटफॉर्म पर उतर गई थी। अब वो कंफ्यूज सी वहां पर खड़ी थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये गेट क्यों लगा है, ये 5th फ्लोर में क्या हो गया, ये सब कुछ सोच रही होगी। तभी अचानक से ही जो लिफ्ट का दरवाजा था वो बंद हो गया और लिफ्ट वहां से चली गई। अब चन के पास कोई भी उपाय नहीं था उस लिफ्ट को वापस बुलाने के लिए,
क्योंकि वहां पर कोई भी इस तरह का बटन नहीं लगा हुआ था। लेकिन मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि वो बटन वहां पर क्यों नहीं लगा था लिफ्ट को बुलाने के लिए। उस फैमिली के मेंबर्स भी तो लिफ्ट को बुलाते होंगे तो बटन वहीं पर लगा देते। लेकिन वो जो बटन था लिफ्ट को बुलाने का, वो उस दरवाजे के अंदर की तरफ लगा हुआ था, जो दरवाजा इन लोगों ने इंस्टॉल करा रखा था। और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हाथ डालकर आप उस एलिवेटर के बटन को पुश कर पाए। अब जो चंद थी वो उस पतले से स्पेस में लगातार खड़ी रही। वो इंतजार कर रही थी कि कोई ना कोई इस फ्लोर पर आएगा, दरवाजा खुलेगा और उसके बाद में वहां से निकल जाऊंगी। दोनों ही दरवाजे, उसके आगे का दरवाजा और उसके पीछे जो दरवाजा था, दोनों ही बंद थे और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो प्लेटफॉर्म इतना भी चौड़ा नहीं था कि वो बैठ जाती या अपने पैर सीधे कर लेती, थोड़ा सा अपनी कमर टिका लेती। इतना चौड़ा वो प्लेटफॉर्म नहीं था। वो सिर्फ इतना चौड़ा था कि बस उस पर खड़े होकर दरवाजा खोला जा सकता था। अब वो इन दोनों के दोनों डोर्स के बीच में ट्रैप्ड थी। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह थी कि जो फैमिली 6 फ्लोर पर रहती थी, जिनका वो घर था, वो वेकेशंस के लिए बाहर गए हुए थे। तो अब चंद उस पतले से स्पेस में कई दिनों तक फंसी रही। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, उसने दरवाजे भी पीटने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। किसी की भी अटेंशन उसकी चिल्लाहटों ने या उसकी नॉकिंग ने ग्रैब नहीं की। किसी ने भी उसको नहीं सुना। अब ऐसे वहां पर खड़े खड़े 5 दिन बीत गए। अभी तक भी उस रेजिडेंस के ओनर वापस नहीं आए थे। वो अभी भी एक लॉन्ग वेकेशन में बाहर थे। और इवेंचुअली अब चन की वहां पर खड़े खड़े ही डेथ हो गई। ऑब्वियसली उसको कोई खाना पानी या कुछ भी वहां पर नहीं मिला था। अब इसकी मौत के करीब 2 दिनों के बाद जांग वही गलती करता है जो कि चन ने की थी। वो भी गलती से 6 फ्लोर का बटन दबा देता है। लेकिन उसे तुरंत ही अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है कि अरे मुझे तो 7th में जाना था, मैंने गलती से 6 का बटन दबा दिया। लेकिन अब जो लिफ्ट थी वो 6 फ्लोर पर रुकती है, उसके दरवाजे खुलते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है 6 फ्लोर पर, जो चन की बॉडी थी, जिसका मुंह लिफ्ट से दूसरी तरफ था, यानी कि जो मेन डोर था 6 फ्लोर के रेजिडेंट्स का, उसकी तरफ था, तो वो जो उसकी खड़ी हुई बॉडी थी, जो कि खड़े खड़े एक तरह से फ्रीज हो गई थी, वो पीछे की तरफ गिरती है और सीधा वो जांग के ऊपर आकर गिरती है। वो काफी मौत के बाद भारी भी हो गई थी। जब ये बॉडी जांग के ऊपर गिरती है तो वो पूरी तरह से उस बॉडी के नीचे दब जाता है। अब वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, फ्रीक आउट करने लगता है। खैर बॉडी को पुश करके वो उसके नीचे से बाहर तो आ जाता है। लेकिन ये जो बॉडी थी जो कि पूरी तरह से अकड़ी हुई थी, वो भी एक ही पोजीशन में स्टिफ हो गई थी। यानी कि एक तरह से वो बोर्ड की तरह पड़ी हुई थी ग्राउंड में, जो कि आधी लिफ्ट से अंदर थी और थोड़े से उसके पैर वगैरह लिफ्ट के बाहर थे। वो इसी अवस्था में अब वहां पर नीचे पड़ी हुई थी। यानी कि वो एक तरह से एलिवेटर के दरवाजे को रोक रही थी, ब्लॉक कर रही थी। और इस कारण से लिफ्ट के दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे थे। अब जो जांग था वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्रीक आउट कर रहा था। उसने अपनी डॉटर को कॉल करना शुरू किया। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लिफ्ट में इस तरह से कोई डेड बॉडी आ सकती है। इवेंचुअली इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। जब जांग से वो सारी बातें पूछते हैं, उनको सारी बातें पता चलती हैं धीरे धीरे करके, तो अब ये जांग से कहना शुरू करते हैं कि तुमको इस बॉडी को मूव करना पड़ेगा। अगर ये बॉडी मूव नहीं होगी तो डोर्स क्लोज नहीं हो पाएंगे। लेकिन जांग इतना ज्यादा घबराया हुआ था और साथ ही वो बॉडी बहुत ज्यादा हैवी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जांग बूढ़ा भी था, 76 ईयर्स ओल्ड था। बॉडी काफी हैवी हो चुकी थी, स्टिफ थी। और उसको हिलाना, मूव करना जांग के लिए काफी मुश्किल काम था। इसके अलावा बॉडी डीकम्पोज होना भी शुरू हो चुकी थी। और इन सारी चीजों को जांग हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। एक तरह से उसकी इच्छा ही नहीं थी इस बॉडी को मूव करने की। लेकिन फाइनली फिर उसकी डॉटर फोन पर आती है, उसको समझाती है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम वहां से नहीं निकल पाओगे। अब किसी तरीके से जांग उस बॉडी को लिफ्ट करता है, उसको टेढ़ा करके अब एलिवेटर डोर्स के रास्ते से हटाता है। और अब जो बॉडी थी वो टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में ही एलिवेटर में मौजूद थी। लेकिन अब फिलहाल एलिवेटर के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। फाइनली वो लिफ्ट से नीचे आ जाता है। अब पुलिस वाले आते हैं और पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जो 6 फ्लोर के रेजिडेंट्स थे उनको भी खबर दी जाती है। इस घटना की रिपोर्ट भी लिखी जाती है। लेकिन जो 6 फ्लोर पर रहने वाले लोग थे उनको क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। उन्होंने ये जो गेट वगैरह वहां पर लगाया था वो पूछ कर ही लगाया था सोसाइटी से, तो उसको भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए था, क्योंकि जिस समय ये गेट लगाया गया था उसी समय बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते थे कि वहां पर कोई फंस जाता। यहां तक कि 6 फ्लोर पर रहने वाले लोग भी उसमें फंस सकते थे। अगर वहां पर कोई आता और उसके पास चाबी नहीं होती, भूल जाता, कुछ भी हो सकता था।
तो वहां पर एलिवेटर को बुलाने वाला बटन जरूर होना चाहिए था। एक इमरजेंसी बटन होता है जिसे दबाकर पैनिक की सिचुएशन में आप किसी व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं। इस तरह के कोई भी बटन्स उस गैप के बीच में, यानी दोनों दरवाजों के गैप के बीच में कहीं लगाए ही नहीं गए थे, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। और इसके लिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदार माना जाना चाहिए ही था, क्योंकि इतनी बड़ी गलती के कारण ही चन इतनी दर्दनाक मौत मारी गई थी। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि बाद में चन की फैमिली को करीब $97,000 मिले थे, और ये मिले थे इसकी डेथ के कॉम्पनसेशन के रूप में, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी गलती मानी थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी या केस आपको कैसा लगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह का केस आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक अजीबोगरीब केस था और बहुत ही दर्दनाक केस था। तो प्लीज वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिए, एक एक कमेंट कर दीजिए कि ये केस आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।